हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इन अ सेंट्रल फोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जब दो कण के निकाय गतिशील हों तो समानित द्रव्यमान की अभिधारणा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समानित द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या हो सकती है। समानित द्रव्यमान है क्या चीज़? तो जब दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज एक दूसरे के सापेक्ष सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गतिमान हों और उसमें न्यूटन्स का भी जब नियम है वो लागू किए जा सके तो उनके द्रव्यमान को एक अन्य द्रव्यमान के द्वारा हम रिप्लेस कर देते हैं, जिसे समानित द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। इससे जो है लैटिन के म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल म्यू है। अब मान लीजिए कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनके बीच की जो दूरी है उसको हम r माने और ओरिजिन से m1 के बीच की दूरी को r1 तथा ओरिजिन से m2 के बीच की दूरी को r2 माने। यदि m1 द्रव्यमान के जो कण है उसके द्वारा m2 पर F12 फोर्स लगाई जाती है और m2 द्वारा m1 पे यदि F21 फोर्स लगाई जाती है, सो ऐसे में हम न्यूटन्स के गति विषयक नियम को यदि लागू करें तो F12 इज इक्वल टू m1 d2r अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमने वही उसी फॉर्मूला का यूज़ किया यहाँ पे। उसी प्रकार से हमने निकाल दी F12, इसके लिए भी F21 निकाले हैं यहाँ पे। यदि m1 द्रव्यमान के जो कण हैं उसके द्वारा m2 पर F12 फोर्स लगाई जाती है और m2 द्वारा m1 पे F21 फोर्स लगाई जाती है, तो न्यूटन्स के गति विषयक नियम से हम जानते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एक्सेलरेशन और मास के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। सो इसी का हमने यूज़ किया है। हमने पहले पार्टिकल m1 के लिए फोर्स निकाली, ये जो फोर्स लगी है वो है m1 के लिए। फिर ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा भाई F12 इज इक्वल टू m1 d2r अपॉन dt स्क्वायर। इसको हमने क्या किया कि m1 वाले जो पक्ष है उसको हमने इस साइड पक्षांतर कर दी। सो हमने d2r1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू F12 डिवाइड बाई m1 निकाली। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे हमने ये किया कि जो दूसरा जो कण है यानी कि m2 है उस पर जो बल लग रही थी 2-1, उसके बारे में हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ का यूज़ करके ये इक्वेशन निकाली है। F21 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू d2 वेक्टर r2 डिवाइड बाई dt स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन सेकंड नाम दी। अब देखिए न्यूटन्स का एक और नियम होता है, थर्ड नियम, जिसको हम एक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सो क्रिया प्रतिक्रिया बल के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि F12 m1 द्वारा लगाई जा रही बल तो m2 द्वारा F21 बल लगाई जा रही है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला m1 इधर तो m2 इधर। सो ऐसे में जो है हम न्यूटन्स के तृतीय नियम का यूज़ किए हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, हम इसको टोटली फोर्स मान सकते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है, इनमें देखिए कि जो F12 को हमने रिप्लेस कर दी F के साथ, यानी कि ये जो F12 है इसको हमने मान ली F और इसी प्रकार से F21 को हम भी मान ली F। तो हुआ क्या? ये हो गया F बाई m1 इज इक्वल टू d2r1 अपॉन dt स्क्वायर और माइनस वेक्टर F बाई m2 इज इक्वल टू d2r2 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। हमने फिर क्या किया कि जो ये टोटल जो फोर्स थी या टोटल जो एक्सेलरेशन थी, इन दोनों एक्सेलरेशन को हमने कंबाइन किया, ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस सिंबल था, इसको हमने इस साइड ले लिया है। फिर क्या हो गया d2r1
अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस हो गई भाई ये हो गई D2 वेक्टर R2 डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म आ जाएगी वेक्टर F बाई M1 वेक्टर F बाई M1 और ये वाली टर्म आ जाएगी वेक्टर F बाई M2। ठीक है, फिर आगे देखेंगे वेक्टर सॉरी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R1 माइनस R2 हमने वहाँ से दोनों के लिए ये चीज़ निकाल ली। फिर इज इक्वल टू देखिए यहाँ से आ रहा है F को कॉमन आउट करी तो बचा क्या 1/m1 प्लस 1/m2। फिर हमने क्या किया कि वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के बीच की जो डिस्टेंस है हमने जो पिछले साइड निकाले थे जो कि R होती है तो उसकी वैल्यू हमको इस प्रकार से मिली। ठीक है, अब हमने क्या किया जो इतने वाले जो टर्म है 1/m1 प्लस 1/m2 इसको रिप्लेस कर दी म्यू के साथ। अब एक अच्छी चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है कि यदि हम म्यू को भी सेट पक्षांतर कर दें और सेंट्रल फोर्स की जो वैल्यू निकालें ये सेंट्रल फोर्स F की तो वो निकलती है म्यू इंटू D2 वेक्टर R बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल्स जब गति कर रहे हों तो उनके लिए जो है ये फोर्स का इक्वेशन निकलती है। यहाँ पे देखिए म्यू 1/म्यू इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 निकलेगी। फिर हमने यहाँ से निकाल ली म्यू की वैल्यू जो कि आएगी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगी m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m1 m2। हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू m1 इन m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो या तो m1 या तो m2, देखिए m1 बड़ी होगी या तो m2 बड़ी होगी, लेकिन जो म्यू की वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आई है उससे भी छोटी होगी। हम इसको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। मान लीजिए m1 इज इक्वल टू 1 है और m2 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तब हमको म्यू निकालनी है। म्यू की वैल्यू क्या होगी ऐसे में? देखिए इक्वेशन का हम यूज़ करें m1 m2 m1 1 और ये 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, आप देखिए ये हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगी, जब इसको सरल करोगे आप तो ये हो जाएगी इस प्रकार से। आप इसको सरल करोगे 20/3 पॉइंट लगा दोगे, ये हल करोगे तो 3 6 का 18। ठीक है, इस प्रकार से 20 हो जाएगी, फिर 3 6 का 18। इस प्रकार से जब हल करोगे तो आपको लगभग 0.66 की मिलेगी म्यू की वैल्यू, जो कि m1 से भी क्या है छोटी है। म्यू की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन टू 0.66। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो म्यू की जो वैल्यू आती है वो हमेशा छोटी होगी पहली जो पार्टिकल्स के लिए जो मास है उससे, अथवा द्वितीय पार्टिकल के जो मास है उससे। अब बात करें हाइड्रोजन परमाणु के लिए सामान्य द्रव्यमान की, तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होती है उसमें एक प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट होते रहता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me माने और उस प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp माने, जो लगभग होती है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब इसके लिए सामान्य द्रव्यमान क्या होगा? तो सामान्य द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम यहाँ पे रखें तो देखिए हमको तो है e हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ये हो जाएगी 1836
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगी 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से एक टर्म कटेगी और फाइनली हमको ये मिलेगी 1836 बटा 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लगभग अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल मिलेगी। बट अगर हम इसको सरल करेंगे ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही छोटी मिलेगी, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी बहुत कम राशि ये जो है हमको मिलेगी।